फर्स्ट शेल में, फर्स्ट ऑर्बिट में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर हम बात करें सेकेंड शेल की, अपने एल शेल की, है ना, तो यहाँ पे होगा n इक्वल्स टू 2, तो वापस से फॉर्मूला में डालो 2n²। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड मेरा आज का जो लेक्चर होने वाला है दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यस यस यस, ये आपका वन शॉट लेक्चर है, मतलब एक ही लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं। सो यस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, यस लेट्स स्टार्ट इट। हाँ, तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे ना, मैं आपको बता देती हूँ कैसे पढ़ना है। देखो, मानो कि हीरो कौन है, किसके बारे में बात हो रही है? एटम के बारे में बात हो रही है। तो मान लो जो एटम है अपना, वो हीरो है। मतलब हीरो के, जैसे मूवी देखते ना कि हीरो के बर्थ से लेके एंड तक उसकी लाइफ में क्या 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 हुआ, ये सब पता करना है हमें। सो सेम वे में एटम इज आवर हीरो, और एटम की लाइफ में क्या क्या हुआ, उसके डिस्कवरी से लेके उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसके बारे में पढ़ना, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सो सबसे पहले इनको देखा है क्या? हाँ मैम, इनको तो हमने देखा है, इनके बारे में पढ़ा है, इन्होंने थ्योरी दी थी, उन्होंने बोला था। कौन है ये, पहले तो ये बता दो कौन है ये है अपने मिस्टर जॉन डाल्टन। क्या है? डाल्टन साहब है भाई। उन्होंने बोला था, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि जो भी मैटर है वो बना हुआ है किससे? एटम्स से। और वो जो एटम्स है वो इंडिविजिबल है, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये जॉन डाल्टन ने हमें बताया था। He said Dalton's atomic theory states that all the matter, जितना मैटर है अपने आजू बाजू, is made up of what? Atoms, and those atoms are indivisible। ये रेड में लिख दो, indivisible। यही तो प्रॉब्लम आ गई थी बाद में। इनडिविजिबल है ये उनको लगा था, ये उन्होंने बोला था कि जो मैटर है बना हुआ है एटम से, और जो एटम्स है वो है भाई इनडिविजिबल, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। देखो, ये अपनी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट विथ अ विकेड स्माइल। ना 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 ना, आप जो बोल रहे हो ना कि एटम इंडिविजिबल है, भाई वैसा तो है ही नहीं, वैसा तो है ही नहीं। एटम के अंदर भी कुछ तो प्रेजेंट है, कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। बाकी के साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिस्कवरीज की, और इन्होंने बेचारे जो बोला था कि एटम्स इंडिविजिबल है, ये प्रूव हो गया गलत। साइंटिस्ट डिस्कवरिंग प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये है अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। इनकी जब डिस्कवरी हुई तो ये देखो कैसे लुक दे रहे। आप बोल रहे थे ना कि ये इंडिविजिबल है, आप गलत हो, आप गलत हो, ऐसा तो है नहीं। तो इनको पता कैसे चला, इनको कुछ तो आइडिया कैसे लगा? सो देखो, यहाँ पे आपने कभी किया कि आप बाल कोम करो, मस्त 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 बाल कोम कर रहे हो, बालों को सहला रहे हो, उसके बाद ये जो कोम है उसको आप पेपर के पीसेस के पास लेके जाओ, यहाँ पे ये होगा अट्रैक्शन, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या है? ये सब कुछ एक मैटर ही तो है, ये सब कुछ मैटर है ना बेटा। ये क्या है? दिस इज मैटर ओनली। तो ये जो मैटर है इसमें चार्जेस प्रेजेंट अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कुछ तो चार्जेस प्रेजेंट है ना। क्या अट्रैक्शन हो रहा है कोम का, इसका मतलब कहीं तो नेगेटिव चार्ज, कहीं तो पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है, उसकी वजह से अट्रैक्शन हो रहा है। यस, ऑल राइट। तो ये जब हुआ, ये ऐसे कुछ तो फिनोमिना बार बार होने लग गए, जिनकी वजह से ये आ गए विथ अ विकेट स्माइल कि नहीं, ये फिनोमिना हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर भी कुछ तो प्रेजेंट है। तो वही देखना है किसने डिस्कवर की थी ये सारी चीजें, और क्या क्या
फर्दर डिस्कवरीज हुए थे ये देखेंगे हम। सबसे पहले आते हैं जे थॉमसन। उन्होंने डिस्कवर किया था अपना इलेक्ट्रॉन। क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। अभी इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, डिस्कवर किसने किया ये याद रखना है, और कौन से ईयर में किया, उन पे चार्जेस क्या है ये सब याद रखना है। थियोरी पूरी कि क्या एक्सपेरिमेंट किया था, क्या सेटअप लगाया था, डिस्चार्ज ट्यूब थी, टेम्परेचर, प्रेशर, वैक्यूम, ये सब कुछ आप पढ़ोगे अपने 11th 12th स्टैंडर्ड में। हायर स्टैंडर्ड्स में साइंस पढ़ने का इंटरेस्ट होगा तो ये सब कुछ आप वहां पे पढ़ोगे। क्या डिस्चार्ज ट्यूब है, कैसे कैथोड एनोड, क्या इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, कौन सा गैस पास करवाया था, उसमें से कैसे सब कुछ हमें पता चला, कैसे पूरी डिस्कवरी हुई, ये पूरा पढ़ना है। बट अभी नहीं, अभी कितना पढ़ना है? सिर्फ जितना यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जितना आपसे एक्सपेक्टेड है इन योर 9th स्टैंडर्ड, जितना आपसे एक्सपेक्टेड है बस उतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जे थॉमसन ने डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रॉन्स इन 1897। ही आइडेंटिफाइड द इलेक्ट्रॉन और बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और वो प्रेजेंट है सारे के सारे एटम्स में। कोई भी एटम हो उसमें इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड प्रेजेंट। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन को। अभी इलेक्ट्रॉन्स वर फाउंड टू हैव अ वेरी स्मॉल मास। चार्ज नेगेटिव है और मास बहुत 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 छोटा है, मतलब कंसिडर ना भी करे ना तो भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास उतना कम है, कंसिडर्ड नेग्लिजिबल एज इन कंपैरिजन टू अदर एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे हम अभी प्रोटॉन्स पढ़ेंगे तो उनके कंपैरिजन में ना इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है कि भाई तू रहने दे, है ना, रहने दे, यू आर वेरी थिन, यू आर वेरी लाइट, तू एग्जिस्ट करे तो बहुत बड़ी बात है भाई, चार्ज लेके बैठा इलेक्ट्रॉन। बट मास के टर्म्स में ना थोड़ा साइडलाइन हो जा, इतना है नहीं, उतना है ही नहीं, योर मास इज वेरी नेग्लिजिबल। किसके कंपैरिजन में? बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। तो दूसरा पार्टिकल है अपना क्या? प्रोटॉन। क्या पार्टिकल है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन्स जो है, अभी देखो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मैं बता दूं आपको प्रोटॉन्स कैसे, प्रोटॉन्स पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल गए है ना कि उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो बैलेंस भी तो करना है। एटम हमें अभी बताए कि एटम जो है स्टेबल है ना, एटम क्या है? स्टेबल है, मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ पॉजिटिव भी तो होना चाहिए, है ना। सो यस, गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया या ऑब्जर्व किया न्यू रेडिएशंस इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब नेम या फिर नोन एज कैनल रेज। बेटा दिखाई दूं, गैस डिस्चार्ज ट्यूब आपकी कुछ ऐसी दिखती थी, यहाँ पे कुछ तो टर्मिनल्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे कुछ तो उन्होंने रेडिएशंस ऑब्जर्व किए और उनको पता चला कैसे, यहाँ पे वो डिफ्लेक्ट कर गए। अभी इतना तो पता है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट सेटअप कुछ ऐसा किया था कि सपोज मान लो ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो ये जो रेज थे ना वो जा रहे थे नेगेटिव की तरफ। कहां पे जा रहे हैं? नेगेटिव साइड की तरफ। तो उनको पता चला कि ये कुछ ऐसा है जो नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव से अट्रैक्शन हो रहा है मतलब वो खुद कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। These rays were found to be positively charged. कैसा चार्ज था उनपे? पॉजिटिवली चार्ज, लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। किसकी डिस्कवरी हुई? प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई विथ अ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विथ अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट टू साइन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन। मतलब जो प्रोटॉन है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड, उसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, इट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन, बट साइंस दोनों के डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन का क्या साइन है? नेगेटिव। प्रोटॉन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, प्रोटॉन इज पॉजिटिव। अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करें, उसके मास की बात करें तो प्रोटॉन इज वेरी गोलू मोलू चबी चबी, मास उसका होता है बहुत ज्यादा। इट्स मास इज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कितना है मास? एक इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज्यादा मास है, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो इसके सामने बेचारे इलेक्ट्रॉन की क्या ही वैल्यू, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, बहुत
नेग्लिजिबल है। सारा का सारा मास जितना हैवी कौन है, प्रोटॉन है। तो अभी तक हमें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ पे है पूरे एटम में, स्ट्रक्चर कैसा है एटम का, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन पढ़ेंगे तो न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। वी नो नथिंग, हमें सिर्फ इतना पता है कि ठीक है एटम है, और एटम में कहीं तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कहीं तो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, उनकी अरेंजमेंट ऐसी है वो अभी तक हमें नहीं पता है। ओके, तो आगे जब हम बात करें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट हुई थी, है ना, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी, बहुत लेट हुई थी। किसने डिस्कवर किया था, जे चैडविक ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1932। उन्होंने क्या बोला था, ये जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन है न्यूट्रल है। मास कितना है फिर, मास तो है, चार्ज भले ही न्यूट्रल है, मास है उतना ही जितना प्रोटॉन का है। मास इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन से तो बहुत ज्यादा मास है ना, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा मास है। तो हमने तीनों पार्टिकल के बारे में देखा, तो इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों के सामने तो नेग्लिजिबल है। यस, ऑलराइट। लोकेशन, अभी यहाँ पे अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, ये सब बाद में डिस्कवर हुआ था, बट हमें जब एटम की पता चला कि स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होता है, उसके बाद हमें लोकेशन पता चली थी। बट क्योंकि हम न्यूट्रॉन पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए यहीं पे इनिशियली कि ये होते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एटम में। कोई एटम है उसका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, उनके कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सब है आगे। बट यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात हो रही है तो उनका लोकेशन बता दूं मैं आपको, कहाँ पे होगा, इनटू द न्यूक्लियस। सिंबल इज रिप्रेजेंटेड एज एन, न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना भी मास है बेटा, अभी ये सब कुछ हमें अभी पता है, तभी बता दूं वापस से, तभी के टाइम पे स्ट्रक्चर्स ही पता नहीं थे, तो ये सारे थ्योरीज बहुत टाइम लगता है ये सब कुछ प्रोसेस होने के लिए, है ना, बहुत टाइम लगा था। हमें तो अभी पता है सीधा सीधा कि मास जो होता है बेटा पूरे एटम का, मान लो कहाँ पे होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, इलेक्ट्रॉन का तो मास ही नहीं है, उतना नेग्लिजिबल सा मास है, हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता इन टर्म्स ऑफ मास। बट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मास है इतने हैवी है, तो वहां वो लोग जहां पे होंगे वहां पे होगा पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड एटम का। द मास ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मतलब मास ऑफ द एटम, ठीक है। और ये होता है बेटा इन द न्यूक्लियस। कहां पे प्रेजेंट है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये प्रेजेंट है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। मास ऑफ द एटम यहाँ पे हो गए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, कहां पे प्रेजेंट है, एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ऑल राइट, देख लो ये अभी अभी पढ़ा दिया है मैंने। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे है भाई कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है भाई, अप्रोक्स 1/2000 ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 यूनिट एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बराबर सा मास होता है। किसने डिस्कवरी की थी, इन्होंने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में बताया था, और चैडविक ने बताया था न्यूट्रॉन के बारे में। उनके ईयर्स याद रख लो, कौन से साल में डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। ये तीनों क्लियर है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनके बिना पूरा एटम इनकम्प्लीट है ना, इनके बिना तो एटम इनकम्प्लीट है भाई। तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स लिख दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है ना, आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम इम्पोर्टेंट। ये है भाई आपके इंपॉर्टेंट चीजें, याद रखना है, स्किप नहीं करना है, भूलना नहीं है, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं।
तो अगर हम सम अप करें सारी चीजों को, अगर हम सम अप करें सारी चीजों को, तो हमें अभी तक क्या क्या पता चला, है ना? एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच बैलेंस ईच अदर्स चार्जेस, है ना? एटम स्टेबल है तो जो प्रोटॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनके चार्जेस बेटा हो जाते हैं बैलेंस। प्रोटॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द एटम्स इंटीरियर एंड कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड। प्रोटॉन्स कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे। प्रोटॉन्स यहाँ पे लोकेटेड है ना? तो ये जो है दे कांट बी इजीली रिमूव्ड, दे कांट बी इजीली रिमूव्ड। अगेन बता दूं, ये स्ट्रक्चर तभी के टाइम पे पता नहीं था जब ये सब कुछ बोला। इतना स्ट्रक्चर तभी प्रिसाइज स्ट्रक्चर था ही नहीं, बाद में पता चले हमें स्ट्रक्चर। हर एक साइंटिस्ट ने बताया इसका ऐसा होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, नहीं फिर इसका ऐसा नहीं होगा, कुछ अलग सा होगा। तो ये जो है ये अभी की बात है, स्टिल सही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दे आर लाइटर एंड लोकेटेड आउटसाइड एंड आर इजियर टू रिमूव। इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, याद है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हल्के हल्के से होते हैं, बाहर की साइड पे होते हैं एटम के, और हम उनको निकाल सकते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये चीजें कुछ तो पता चली थी। स्टोरी है, स्टोरी की तरह लो, स्टोरी की तरह ही दिमाग में डालो, किसके बाद क्या हुआ था, ये सब कुछ राजा रानी की कहानियां पढ़ते थे। अभी बड़े हो गए तो राजा रानी नहीं, एटम के बारे में पढ़ो, है ना? द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे एटम के स्ट्रक्चर की ओर। एटम है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पता चल गया है, तो अभी स्ट्रक्चर भी तो पता होना चाहिए कि एटम दिखता कैसे है। साइंटिस्ट को क्यूरियोसिटी होने लग गई, इतनी सारी चीजें प्रेजेंट है, इतने चार्जेस प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट कहाँ पे है, एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है कैसा, है ना? तो थियोरी जो डाल्टन की थी कि ये इंडिविजिबल होते हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, ये तो हो गई गलत आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हाँ जी, अभी इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर कर दिए, ये वही लिखा है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए थे, प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए थे, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन्स थे अपने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और ये डिस्कवरी ने प्रूव किया था कि एटम्स जो है वो इंडिविजिबल है, ये गलत है। एटम्स जो है वो डिविजिबल है, एटम्स जो है इज डिविजिबल, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ने ये प्रूव कर दिया था कि जो एटम है वो डिविजिबल है। सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्यों बात करें, मैं बता रही हूँ ना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स तो बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे, बट सिर्फ इनकी ही डिस्कवरी से पता चल गया था कि जो एटम है वो डिविजिबल है, ठीक है। अभी हर एक साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल्स प्रपोज करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है एटम जो है ना ऐसा दिखेगा। तो सबसे पहले आए थे मिस्टर थॉमसन। किसने बताया था? मिस्टर थॉमसन। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, उन्होंने कैसा मॉडल दिया था? उनके मॉडल को हम बोलते हैं बेटा प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर वाटरमेलन जैसा मॉडल उन्होंने दिया था। प्लम पुडिंग जो क्रिसमस में खाते हो, केक टाइप जो क्रिसमस में पुडिंग खाते हो, वैसा मॉडल उन्होंने बताया था। एटम इज लाइक अ क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन। क्यों भाई, इतने खाने के शौकीन थे भाई, उन्होंने सीधा का सीधा हमारे फेवरेट इससे कनेक्ट कर दिया कि जो हम लोग सारे के सारे पेटू है ना, खाना वाना पसंद है, फूडी से है, वो भी फूडी से थे। उन्होंने बोला कि जो क्रिसमस का पुडिंग होता है ना, वैसा मॉडल है किसका? एटम का। वैसे ही होता है एटम, वैसे ही चार्जेस स्प्रेड होंगे। कैसे? तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेड एडिबल पार्ट ऑफ पुडिंग और वाटरमेलन, ये जो है ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ये क्या है? दिस इज द पॉजिटिव पार्ट। ये बेटा ये जो हम लोग खाते हैं वाटरमेलन में, जो हम याद करो वाटरमेलन में हम क्या खाते हैं? ये जो पूरा रेड 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 पार्ट है ना, ये जो पूरा रेड रेड पार्ट है, यहाँ पे ऐसे करूंगी तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। याद करो कि पूरा का पूरा जो ये पार्ट है हम लोग वाटरमेलन का जो खाते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज पॉजिटिव। पूरा पार्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो पूरा व्हाइट 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 दिख रहा है वो सब क्या है? वो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन्स जो है जो सीड्स उनमें एम्बेडेड है, यहाँ पे जो सीड्स वाटरमेलन में एम्बेडेड है, ये जो है नेगेटिव नेगेटिव, ये जो सीड्स है ना,
ये सब क्या है, सीड्स एम्बेडेड इन द पॉजिटिव स्फीयर। तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है और ये जो सीड्स है ना, जो वाटरमेलन के सीड्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। मतलब ये जो पॉजिटिव है ये क्या है, ये है एडिबल पार्ट अपना वाटरमेलन का। तो ये जो होगा मतलब पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे स्प्रेड है, यहाँ पे पूरे इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है ना। और जो नेगेटिव चार्ज है किसके प्रेजेंस में, ये है जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है पूरा पॉजिटिव है और जो सीड्स है वो कैसे है, वो है नेगेटिव पार्ट। तो उन्होंने बताया एंड एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पूरा का पूरा जो एटम होगा, जो पूरा स्फीयर होगा, गोल गोल होगा। उन्होंने बताया एटम जो है वो स्फीयर जैसा है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच बीच में प्लेस्ड है, जैसे सीड्स प्लेस्ड होते हैं वाटरमेलन में, जैसे पुडिंग में ये सारी चीजें प्रेजेंट है, ड्राई फ्रूट्स मान लो ये सब प्रेजेंट है। तो ये क्या है, अपना नेगेटिव पार्ट। सिंपल सा मॉडल दिया था उन्होंने कि पूरा का पूरा एटम होगा पॉजिटिव और उनमें बीच बीच में क्या होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे इनटू द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। आया समझ में? ये किसने बोला था, ये बोला था थॉमसन ने। फिर क्या बोला, द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर बैलेंसेस द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। स्फीयर का पूरा चार्ज पॉजिटिव है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसने पूरे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करके रखा है इनटू द स्फीयर, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव स्फीयर, इलेक्ट्रॉन्स कहां पे एम्बेडेड है, ये बेटा अभी जो बताया कि ये एम्बेडेड है इनटू द पॉजिटिव स्फीयर। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि जितना पॉजिटिव है उसने बैलेंस कर दिया, जितना नेगेटिव है उसको, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। नो नो, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर आ जाते हैं ड्रॉबैक्स कि भाई इतनी मेहनत की, इतना कुछ बताया, बट कुछ तो गलत हो गया। ये ना अपने दिमाग में जा नहीं रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो कैसे, क्या हो गया ऐसा। He could not explain results of later experiments of Rutherford's gold foil experiment। अभी इसके बाद हम देखने वाले हैं कि रुदरफोर्ड करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो इस तरह था कि इनके जो एक्सप्लेनेशंस थे, इनके जो कंक्लूजन्स थे, ये सब कोई फेल हो गए। इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव स्फीयर वुड होल्ड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्लेस्ड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। भाई कुछ होगा नहीं है उनके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्ट कांटेक्ट में प्लेस्ड है, एटम को स्टेबल बना दे, अनस्टेबल बना देंगे ना। इतना बड़ा पॉजिटिव स्फीयर प्रेजेंट है, उसमें एम्बेडेड है नेगेटिव चार्ज, तो एटम तो स्टेबल रहेगा ही नहीं। हेंस इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। क्या हो गया वापस से कि ये आ गया, वहां पे आके रुक गए कि भाई एटम तो स्टेबल नहीं हो सकता। अगर आपने ये स्ट्रक्चर बताया है कि पूरा पॉजिटिव है और बीच में एकदम पास में नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है, तो भाई ये स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बना देगा एटम को अनस्टेबल। बट एज वी नो कि एटम स्टेबल है, तो इनकी ये जो थ्योरी थी, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया था बेटा, ये सब गया पानी में। ठीक है, ये सब गया पानी में, मछली गई छपाक पानी में छपाक, कुछ तो था ना। ये सेम वे में मतलब मेहनत तो की है ना, हर एक साइंटिस्ट ने अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन तो किया, बट दिस वाज प्रूवन रॉन्ग कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर आते हैं रुदरफोर्ड। किसने बताया, रुदरफोर्ड ने बताया कि ठीक है, नाउ माय टर्न, अब मैं बताऊंगा कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से किया, उन्होंने लिया गोल्ड फॉइल। उन्होंने क्या लिया, गोल्ड फॉइल। क्यों भाई गोल्ड ही क्यों लिया, उस टाइम पे एल्यूमिनियम ले सकते थे, सिल्वर ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, है ना। गोल्ड ही क्यों लिया, बहुत पैसे वाले थे,
नहीं भाई, गोल्ड की एक प्रॉपर्टी है, गोल्ड की एक प्रॉपर्टी है क्या, दैट इट इज मेलेबल, इट इज मेलेबल मतलब उसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पता है, गोल्ड को हम बहुत थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितना थिन शीट प्रेजेंट होगा, जितना थिन लेयर प्रेजेंट होगा, उतना अच्छा है भाई, उतना हमें प्रिसाइज एक्यूरेट रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। तो इसलिए उन्होंने चूज किया गोल्ड का फॉइल। एक गोल्ड फॉइल लगाया यहाँ पे। फिर क्या क्या उन्होंने लगाया, उन्होंने बॉम्बार्डमेंट करवाई, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को भेजा। देखो क्या क्या लिया था, ये देख लो, बस गोल्ड फॉइल लिया, अल्फा पार्टिकल्स लिए। ये अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, डबली चार्ज हीलियम आयंस। और ये अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत हैवी होते हैं, दीज आर द हैवी पार्टिकल्स, और एनर्जी भी ज्यादा होती है। अल्फा पार्टिकल्स आर हैवी पार्टिकल्स, इसलिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को चूज किया। तो उन्होंने क्या क्या लिया, उन्होंने लिया एक गोल्ड का फॉइल और उन्होंने लिए अल्फा पार्टिकल्स। फिर क्या, फिर क्या यहीं पे बता देता हूं मैं आपको क्या क्या एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया। ये जो गोल्ड फॉइल है वहां से अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया। क्या क्या, ये जो गोल्ड फॉइल है यहां से अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया थ्रू द गोल्ड फॉइल। ये गोल्ड फॉइल से पास करवाया। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए कि कुछ तो ऐसा है जो वापस जो रेस थे ना उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे उन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी, ऐसे उन्होंने क्या लगाया था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी। तो यहाँ से उनको पता चल रहा था कि कौन से सही जा रहे, कौन से सीधे जा रहे हैं, किसका डिफ्लेक्शन हो रहा है, कौन एंगल चेंज करके वापस आ रहा है, कौन टकरा के वापस आ रहा है, ये सब उन्होंने देखा। तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टेड बीम है, ये जो यहाँ से गया था ये यू टर्न मार के वापस आ गया। क्या था ऐसा कि वो टकरा के वापस आ गया, कुछ तो ऐसा था बीच में, किसी ने कुछ तो प्रॉब्लम ही नहीं आई, कुछ सारे बहुत सारे मैक्सिमम जो बीम्स थे वो तो सीधे सीधे चले गए, है ना, जो मैक्सिमम बीम्स थे वो सीधे सीधे चले गए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। कुछ थे जो सीधा टकरा के, ऐसे आप मानो कि आप ऐसे सीधे सीधे जा रहे हो, टकरा के वापस से गए ऐसे। तो कुछ ऐसे बीम्स थे जो टकरा के वापस आ गए, कुछ बीम्स थे जो पास आउट कर गए, किनको कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ थे जो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ थे जो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए। देखो यहाँ पे मान लो कि ये ये है अपना एटम। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने करवाई बॉम्बार्डमेंट किसकी, अल्फा पार्टिकल की। मान लो ये एक अपना सिंगल एटम है, तो क्या हो रहा था, बहुत सारे बीम यहां से पास आउट कर ले। यहां से आप जा रहे हो मस्त, आपके बीच में कोई भी नहीं आ रहा है तो आप चले जा रहे हो। मान लो कि कोई हीरो है, न्यूक्लियस को मानो हीरो है, ठीक है, हीरो प्रेजेंट है, और यहाँ से सब बहुत सारे क्या विलेन आ रहे हैं उनको मारने के लिए, गैंग वॉर चल रहा है, यहाँ से विलेन आ रहे पास कर गए, आएंगे पास कर जाएंगे। बट इधर हीरो के चक्कर में आया तो ये कर गया वापस से रिफ्लेक्ट, यहां से वापस से रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब यहां से डिफ्लेक्शन हो गया रेज का, वापस रेज आ गए, टकरा के वापस आ गए, टकरा के वापस आ गए। बहुत सारे रेज, बहुत सारे बीम पास कर गए, कुछ बीम्स थे जो वापस आ गए। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि ये वापस आए, क्या रीजन है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। जो गोल्ड फॉइल थी, एक एटम ले लिया हमने, स्ट्रेट पास कर गए, उनको कोई परेशानी नहीं हुई, सीधे निकल लिए भाई। सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए वापस, है ना। कुछ अल्फा पार्टिकल्स गए थे बट थोड़ा सा टकरा है, मतलब यहाँ पे सपोज मान लो टकरा है और थोड़े से एंगल से वापस डिफ्लेक्ट कर गए। Very few, 1 in 12,000 rebounded at large angles. बहुत सारे, बहुत इतने सारे पार्टिकल्स है, बट उसमें से कुछ 180 डिग्री पे सीधे रिबाउंड कर गए कि टकराए और वहीं से वही निकल दिए, वापस टकराए और वापस वहीं से निकल दिए। मतलब यहां से वो क्या प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा गंदा नहीं करते, यहां से सीधा 180 पे रिबाउंड कर गए। बहुत कम, बहुत सारे ऐसे थे जो पास आउट कर गए, कुछ ऐसे थे जो थोड़े डिफ्लेक्शन को शो कर रहे थे, बट कुछ ऐसे भी थे जो सीधे आए 180 के एंगल पे रिबाउंड करके डायरेक्टली वापस चले गए। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली हुआ क्या,
हुआ ये कंक्लूजन पे आए अपने रुदरफोर्ड, मिस्टर रुदरफोर्ड इस कंक्लूजन पे आए कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एन एम्प्टी स्पेस, है ना, बहुत सारे जो बीम्स थे, पार्टिकल्स थे, बहुत सारे निकल लिए थे, मतलब मोस्ट ऑफ द जो एटम की जगह है वो खाली है, दैट इज एम्प्टी। पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज लिटिल स्पेस, उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। मास एंड पॉजिटिव चार्ज आर कंसेंट्रेटेड, एक जगह पे मास और पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रेटेड है। अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कॉजेज लार्ज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा, यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा था, लार्ज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन था, यहाँ से निकल लिए थे पार्टिकल्स, है ना, रीबाउंड हो गए थे, मतलब बीच में कहीं तो एटम के कहीं तो प्रेजेंट है न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है और डेंस है। अभी न्यूक्लियस साइज, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द एटम्स रेडियस। ऑब्वियसली जो एटम है वो तो बहुत बड़ा है ना, न्यूक्लियस जो है उसका रेडियस तो एटम के रेडियस से स्मॉल ही होने वाला है, उसका रेडियस तो एटम के रेडियस से स्मॉल होने वाला है, मतलब एटम बड़ा है, एटम इज अ ह्यूज पार्टिकल, बट उसके अंदर समवेयर देयर इज न्यूक्लियस प्रेजेंट जो एटम से छोटा है। आया समझ में? उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो एटम से छोटा है। ऑलराइट, ये थे कंक्लूजन्स रुदरफोर्ड के। रुदरफोर्ड ने ये सब कुछ बताया था अबाउट आवर एटम। देख ही लो क्या बताया। न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज एंड कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है ना, ऑलमोस्ट ऑल द मास यहाँ पे ही प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यहाँ पे ही प्रेजेंट है, तो मतलब मास कहाँ पे प्रेजेंट है? इनटू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस में, अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ्स में। इलेक्ट्रॉन्स है जो बेटा वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर रिवॉल्विंग यहाँ पे, ठीक है, और सर्कुलर पाथ है वहीं पे रिवॉल्व किए जा रहे कौन? इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, पता है यहाँ पे बहुत छोटी साइज है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। क्लियर? ये तीनों चीजें क्लियर है। हाँ, अब देखो ड्रॉबैक क्या है। उन्होंने इतना कुछ किया, इतनी मेहनत की, भाई सोने पे पैसा खर्च किया, सोने पे नहीं, सोने पे, गोल्ड पे, इतना सब कुछ किया, बट अगेन लिमिटेशंस आ गए, ड्रॉबैक्स आ गए। इलेक्ट्रॉन इंस्टेबिलिटी, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स वुड एक्सेलरेट एंड रेडिएट एनर्जी, है ना। मानो यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, एक ही इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यहाँ पे ये घूमे जा रहा है, रिवॉल्व किए जा रहा है, मतलब ये एक्सिलरेट कर रहा है, ये घूम रहा है मतलब एक्सिलरेट कर रहा है, तो जितना ये घूमेगा, जितना एक्सिलरेट करेगा, उतनी एनर्जी रेडिएट करेगा, तो फिर क्या होगा? एज इलेक्ट्रॉन्स विल लूज एनर्जी दे वुड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस मेकिंग द एटम अनस्टेबल। ये घूमते जाएगा, तो धीरे धीरे घूमते एक ऐसा वक्त आएगा कि ये न्यूक्लियस के जाके टकरा जाएगा, इट विल गो अंदर जाके न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, फिर तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। उन्होंने सही बताया था, उन्होंने बताया था कि बरोबर है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इनटू द ऑर्बिट्स, बट वो प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि, मतलब कई बार होता है ना आप सही हो बट आपको प्रूव नहीं पता है, तो उन्होंने ये बताया था, सही बताया था कि यहाँ पे होते हैं एटम, एक्सेलरेट करते हैं, यहाँ पे घूमते रहते हैं, बट फिर प्रॉब्लम ये आएगी ना कि अगर घूमते ही रहेंगे, एक्सेलरेट करते ही रहेंगे तो उनकी एनर्जी खत्म होते जाएगी धीरे धीरे, और एक टाइम आएगा कि न्यूक्लियस में चले जाएंगे, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा भाई। कॉन्ट्राडिक्शन टू रियलिटी से तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हमें तो पता था ना कि एटम्स जो है वो स्टेबल है,
अगर ये केस हो गया तो एटम तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा तो ये तो हमें चाहिए नहीं। मतलब हमें पता है कि जो एटम है वो स्टेबल है, बट उनकी ये थ्योरी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जातेंगे, घूमेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, फिर तो ये हो गया ना कि एनर्जी लॉस हो गई, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो रियलिटी तो हमें पता थी कि एटम तो स्टेबल है। तो ये जो उनका ये कंक्लूजन पे आए थे, ये कंक्लूजन उनका गलत था और ये हो गया उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक। उनकी जो थ्योरी थी यहाँ पे जाके इस चीज में फेल कर गई कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेलरेट करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट्स में। फिर उनसे भी ज्यादा क्या बोलते हैं, उनसे सीख के एक और साइंटिस्ट आए बोर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोला, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। ऑर्बिट्स होंगे, ऑर्बिट्स डिस्क्रीट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होंगे, है ना। फिर जब इलेक्ट्रॉन्स वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे ना तो उनकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। क्या बताया बोर ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई बोर ने कि ये कि अगर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एनर्जी लूज नहीं करेंगे। अगर एनर्जी लूज नहीं करेंगे तो वो जो क्वेश्चन था कि घूम फिर के न्यूक्लियस में आ जाएंगे, ये तो गलत हो गया, ये तो है ही नहीं ना, फिर ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। उन्होंने बोला व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो दीज ऑर्बिट्स को, ये जो ऑर्बिट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट हो गए, ऐसा नहीं कि एक ही ऑर्बिट प्रेजेंट है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्बिट्स प्रेजेंट है, इनको हम शेल्स भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, है ना, ये फर्स्ट शेल, फिर आ गया अपना सेकेंड शेल, फिर आ गया, अरे यार गड़बड़ गड़बड़ होती ही रहती है। ठीक है, देखो ये उन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रपोज किया कि ये है अपना न्यूक्लियस, ये अपना एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पे कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, ऑर्बिट्स प्रेजेंट है, उनको बोला शेल। तो ये मान लो ये अपना के शेल है, ये एल शेल है, ये है एम शेल, है ना, के शेल, एम शेल, एन शेल, है ना, के एल एम एन एंड सो ऑन, ऐसे शेल्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अराउंड, ये बोला था बोर ने। और के शेल है तो 1 होगा, है ना। के शेल कौन सा है, इधर से अंदर नहीं आना है, ये अंदर का जो शेल है उसको हम फर्स्ट शेल मानते हैं, यहाँ बाहर वाले को फर्स्ट नहीं मानते। तो अपना K1 हो गया, L हो गया सेकेंड शेल, M हो गया थर्ड शेल, N हो जाएगा, अगर N होगा आगे तो ये हो जाएगा अपना फोर्थ शेल। ये शेल्स की बात हो रही है एंड सो ऑन, है ना। तो ईच एनर्जी लेवल करस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट। हर एक ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, एक स्पेसिफिक स्टेट होगा और हर एक का एक एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा। तो शेल्स पता चल गए क्या होता है, क्या होता है, बीच में होता है अपना न्यूक्लियस, ये एटम का स्ट्रक्चर है, बीच में होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड होगा के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल एंड सो ऑन। और हम लेबलिंग करते हैं अंदर से बाहर की तरफ, कभी भी इसको के एल एम नहीं मानना है, हमेशा छोटा शेल होगा वो फर्स्ट शेल, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, जैसे बाहर जाते जाएंगे वैसे शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे ऑफ एन एटम। ठीक है, आ रहा है समझ में, इज दिस क्लियर कि उन्होंने क्या बताया था। और इस पे जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो उनकी एनर्जी लॉस नहीं होगा, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा और वो बेचारे अंदर जाने से, न्यूक्लियस में कोलैप्स होने से बच जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग शेल में, कैसा पता होना चाहिए, वापस से मैं आपको बता दूं, यहां पे बना लेते हैं के शेल, एल शेल। अभी तो मैं बोल रही हूं तो पता भी चल रहा है ना कि ये के है, ये एल शेल है, ये एम शेल
और ये एन शेल। ठीक है, ये शेल्स बन गए किसके, अपने इलेक्ट्रॉन्स के। ये हो गया न्यूक्लियस, अगेन लेबल इट। अब मैं शेल शेल नहीं लिख रही हूं, ये के हो गया, ये एल, ये एम और ये एन। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमें पता है कि यहाँ पे शेल्स जो है, ये जो ऑर्बिट्स है वहां पे क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये हमें पता है। बट ये कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड में कितने, थर्ड में कितने, फोर्थ में कितने, एंड सो ऑन। मतलब एक शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलेगा अपने को एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम नंबर एक शेल में कितना होना चाहिए, बाय 2n², है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय 2n²। कैसे पता चलेगा, 2n² में, चलो निकाल के देखे। फर्स्ट शेल, के शेल की बात करें तो n क्या होगा, कौन सा शेल है, के शेल इज अपना फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में n होगा 1, तो जब 2n² में हम डालेंगे n की वैल्यू तो हमें मिलेगा 2 इंटू क्या, 1²। तो ये हो गया 2, है ना। तो फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये यहाँ पे होगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सेकेंड फर्स्ट शेल में होंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 से ज्यादा फिल नहीं कर सकते फर्स्ट शेल में। ऐसा नहीं कि 5 इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी एटम है और इसके यहाँ पे फिल कर पांचों के पांचों पहले बिठा दे, गलत। फर्स्ट शेल में, फर्स्ट ऑर्बिट में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर हम बात करें सेकेंड शेल की, अपने एल शेल की, है ना, तो यहाँ पे होगा n इक्वल्स टू 2। तो वापस से फॉर्मूला में डालो 2n², तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू वापस से 2² इक्वल्स टू 2 इंटू 4, ये हो गया 8। तो सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं। फिर आते हैं अगर हम अपने एम शेल की तरफ, बेटा ये आ जाएगा ना अभी, एन क्या हो गया 3, है ना, n हो गया 3, तो 2n² क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3²। 3 2 6 कर लेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गलत, स्क्वायर लिखा है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्या होगा ये 2 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में। ऐसे ही आप एल के लिए, एम के लिए कैलकुलेट करो, एम के लिए तो कर दिया, एन के लिए कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये सारे आप कर सकते हो कैलकुलेट, किसके लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कितने होने चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी 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 आईएमपी, ठीक है। हंसते हंसते खेलो बेटा, हंसते हंसते केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री बहुत इजी है, केमिस्ट्री इज वेरी इजी। कंसेप्ट समझ गए ना, तो आप कुछ भी इसमें सही में, अगर आपका कोर क्लियर है ना, तो केमिस्ट्री में मार्क्स कोई नहीं रोक सकता आपके, बहुत इजी है स्कोर करना, ठीक है। अभी दे देंगे एक ही फॉर्मूला, बता देंगे कि ये क्वेश्चन 2-3 मार्क का दे दिया, तो भाई अपने हाथ में मार्क्स, छोटा सा फॉर्मूला है, मैथ्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर आपने 3 2 6 कर लिया तो भाई आपकी गलती है, 3² करके आओगे तो सही करके आओगे, ठीक है। इसी के साथ देखो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, समझ में आया ना। यहाँ पे अगर बैठाएंगे तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, वैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर्स एटम के, ठीक है। द आउटर मोस्ट शेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, आउटर मोस्ट शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करेगा बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फिल इनर शेल्स फर्स्ट बिफोर ऑक्यूपाइंग आउटर शेल्स। अभी अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं ऐसा नहीं करूंगी कि यहाँ से चारों के चारों यहाँ बिठा दिया और अंदर के शेल खाली पड़े, नहीं, पहले कौन सा शेल्स फिल होंगे, इनर मोस्ट शेल्स फिल होंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं उल्टे नहीं आना, है ना। हमारी बहुत सारी हरकतें उल्टी होती है, बट यहाँ पे जो रूल है वो रूल है कि इनर मोस्ट शेल पहले फिल होंगे फिर आउटर मोस्ट शेल। मन करे वैसा नहीं कि 16 इलेक्ट्रॉन है
है 4-5 इसको दे दिया, 5-6 इसको दे दिया, 7-8 इसको दे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट कौन सा फिल करना है? इनर शेल, ये फिल हो गया, फिर बाहर का, फिर बाहर का, फिर अगेन बाहर का। वैसे होती है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Shells are filled step by step from the innermost to the outermost. Innermost से लेके to the outermost. ये याद रखना है, मैम ने बनाया था कि अंदर से फिलिंग करनी है, इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इनटू द शेल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्स बनाने आ जाएंगे ना, स्ट्रक्चर्स बनाने आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं 1-2, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे फिल करना है। ठीक है, अगर मैं बताऊं हाइड्रोजन का बेसिक सा हाइड्रोजन का या लिथियम का ले लो, चलो, है ना। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मैंने बताया था कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न करना है ना। हाई, हेलो, लिटिल, बेटी, ये सब लर्न करवाया था ना। तो लिथियम के पास है अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर जो होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कैसे बनेगा अपना स्ट्रक्चर, कैसे बनेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर? देखो, फर्स्ट इज न्यूक्लियस, उसके बाहर का शेल, है ना, और उसके बाहर का शेल। यस, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे कहां पे? ये है अपना न्यूक्लियस। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेसिकली बेटा, कि हम लोग लिखते हैं कि फर्स्ट शेल में कॉमा ऐसे के शेल कॉमा एल एम एन, ये शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आएंगे एक शेल में, वो होता है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब के शेल, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, हमने बताया, मैंने बताया, आपने सुना कि जो एम शेल, के शेल है, जो फर्स्ट शेल है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो के में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। के में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और लिथियम है 3 इलेक्ट्रॉन्स भाई, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो एल में कितने आएंगे? 1, है ना। हो गए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये एल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। ये होता है आपके लिथियम का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? लिथियम का स्ट्रक्चर। आ रहा है, समझ में आ रहा है? थोड़ा क्लिक हो रहा है। हाँ जी, ऐसे ही बनाने बेटा स्ट्रक्चर्स। अभी ले लो सोडियम, चलो सोडियम का स्ट्रक्चर। सोडियम का क्या होगा? मैंने बताया था याद कैसे करना है ना। आप देख लो, मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक क्या पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न करना है। पूरा का पूरा लर्न ही नहीं करना है, फर्स्ट 20 लर्न करना है। फर्स्ट 20 में सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सोडियम के पास होंगे बेटा 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं ईसी लिख दूं। ईसी मतलब क्या? अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ईसी क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट शेल में 2, है ना। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट, इसके आउटर शेल में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद कितने बच गए? 8 + 2 10 और 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये एक और इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन गया? 281 इज आवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम। बनाओ चलो, कैसे होगा? फर्स्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में फिलिंग स्टार्ट नहीं कर देनी है, इतना ज्यादा दिमाग नहीं कि हाँ भाई न्यूक्लियस इसमें ही 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, गड़बड़ करोगे मार खाओगे। ठीक है, इतना समझाए कि न्यूक्लियस में नहीं होगी फिलिंग। यहाँ पे ये फर्स्ट शेल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे और एक शेल चाहिए ये वाला। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियस में कुछ नहीं करना है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सेकेंड शेल में कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और 1 इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? और 1 इलेक्ट्रॉन आएगा आउटर शेल में। 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली थी तो बाहर के शेल में आ गया। यहाँ पे Na, मतलब यहाँ पे हम लोग प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, वो सब कुछ लिखते हैं, आगे बताऊंगी। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है कैसे हम लोग फिलिंग करते हैं?
कैसे हम शेल्स में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं, कभी भी गड़बड़ करके, जो मैंने बताया है यहाँ पे 2, यहाँ पे वापस 8, यहाँ पे 1, उल्टा नहीं आना है। फिलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द इनर मोस्ट ऑर्बिटल, फिर तुम लोग बाहर 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 जाते जाओगे, ठीक है। देखो वैलेंसी, अभी वैलेंसी क्या है भाई, वैलेंसी क्या है? Valency refers to the combining capacity of an atom which depends on the number of electrons in the outermost shell. ये जो अगर हम लोग वापस से एटम का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मान लो 2 शेल्स प्रेजेंट है इसके पास, नहीं ये अच्छा नहीं बना, ठीक है, 2 शेल्स प्रेजेंट है, तो ये हो गया बेटा इसका क्या, वैलेंस शेल। क्या हो गया ये, वैलेंस शेल। एटम का जो सबसे बाहर वाला शेल होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगा, ये बाहर का शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है, तो ये कौन सा शेल हो गया, ये हो गया अपना वैलेंस शेल। outermost shell is also is called as the valence shell। अभी वैलेंसी क्या है ना, वैलेंसी क्या है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में जो प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, उनको हम बोलते हैं क्या, उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो बाहर वाला 1 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट है वो कौन सा होगा बेटा, दैट इज आवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दीज इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी एंड रिएक्टिविटी ऑफ द एटम। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, हमने पहले भी देखा, इलेक्ट्रॉन्स को एटम इजीली निकाल सकता है, एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है, एटम डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है ना, कहीं से एटम इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन होती रहती है। तो उस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी, एटम की रिएक्टिविटी भी बदलेगी, ठीक है। अभी हम वैलेंसी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना, वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो 4 या 4 से कम है, 4 और लेस देन 4, मतलब कितना आया, 1 2 3 4, अगर ये है, अगर ये केस है 1 2 3 या 4, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में 1 2 3 या 4 है, तो वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी होगी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 1, 2 होंगे तो इसकी वैलेंसी 2, 3 होंगे तो इसकी वैलेंसी 3, 4 होंगे तो वैलेंसी 4। अगर 4 या 4 से कम है तो जो नंबर दिख रहा है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं वैलेंस शेल में, वही होगी आपकी वैलेंसी। क्या होगा, वही होगी वैलेंसी। बट हमने बोला कि 8 भी तो फिल हो सकते हैं, है ना, अगर 6 5 6 7 8 है तो क्या, उस केस में क्या, उस केस में ये इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन द वैलेंसी, तो एक फॉर्मूला यूज करना है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी अगर 1 2 3 4 है तो ये हो गया, अगर 5 6 7 8 है, अगर 5 6 7 8 है तो हम ये यूज करेंगे। मतलब अगर मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनटू द वैलेंस शेल, तो क्या होगा, 8 माइनस 7, तो वैलेंसी कितनी आएगी, 1।
वैलेंसी कितनी आएगी 1। अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 8 में से 5 निकालो, 1 2 3 4 5, हम लोग जैसे बचपन में करते थे, कितने बच गए 3। तो मेरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, मेरे मतलब भाई एटम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 8 - 5 मतलब 3, कितनी हो गई, वैलेंसी इज 3। आया समझ में। 1 2 3 4 है तो सेम टू सेम चिपका दो कि भाई 1 2 3 4 है, वैलेंसी सेम है। अगर 5 6 7 8 होगा तो 8 माइनस जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा उसको हम 8 से माइनस कर देंगे, वो मिल जाएगी अपनी वैलेंसी। आया समझ में। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वैलेंसी। क्या हो गया भाई, रुको रुको, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बेसिक सा मैथ्स है, बस थोड़ी दिमाग लगाओ, चीजें बहुत सॉर्टेड है, बहुत सिंपल है। क्लियर है वैलेंसी का कंसेप्ट? ओके। अभी आता है एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर को डोनेट कैसे करेंगे, भाई डोनेट नहीं, डिनोट कैसे करेंगे, एटॉमिक नंबर को डिनोट कैसे करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं बाय Z। कैसे, Z से। इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमें पता है प्रोटॉन्स कहां पे प्रेजेंट है बेटा, इनटू द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स कहां पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। एटॉमिक नंबर क्या होगा, जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वही होगा एटॉमिक नंबर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो Z इक्वल्स टू 1, प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है 1, तो एटॉमिक नंबर मतलब Z हो जाएगा 1 बिकॉज इट हैज 1 प्रोटॉन्स। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास होते हैं 6 प्रोटॉन्स। कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं 6 प्रोटॉन्स, तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स है तो उसका एटॉमिक नंबर मतलब Z हो जाएगा 6। आया समझ में, समझ में आ रहा है बेटा, आ रहा है ना समझ में। यस, एटॉमिक नंबर यूनिकली आइडेंटिफाइज एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर से हम एलिमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि बताओ 11 नंबर, अगर किसी का नंबर है, कोई एलिमेंट का नंबर है 11, एटॉमिक नंबर है 11 1 1, तो क्या होगा उसका नाम, कौन सा होगा वो एलिमेंट, तो वो होगा बेटा, वो होगा अपना ये, है ना। एटॉमिक नंबर क्या है 11, सोडियम का 11, तो कौन सा है एटॉम, क्या किसके बारे में बात हो रही है भाई, सोडियम के बारे में बात हो रही है। आ रहा है समझ में, सारे कंसेप्ट इंटर रिलेटेड है भाई, दिमाग लगाओ। इट डिटरमाइंस द एलिमेंट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक नंबर जिसका 1 है वो पहले, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8, वैसे ही तो अरेंजमेंट हुई है ना। मतलब पीरियोडिक टेबल में पोजीशन किसकी वजह से है, एटॉमिक नंबर से, है ना। हमने अरेंज कैसे किया है, एटॉमिक नंबर से। कंफ्यूज नहीं होना है मास में कि मास से जो हल्का है वो पहले, मोटा है तो बाद में। नो 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 नो, किसके बेसिस पे हो रहा है, किसके बेसिस पे हो रहा है, एटॉमिक नंबर पे। ठीक है। देखो आपकी बुक में, आपकी एनसीईआरटी में ये चीज दी है। अभी ये सब कुछ हो गया अपना, सब हो गया, जस्ट ओवरव्यू, सब कुछ नहीं लेके बैठ रही हूँ मैं, अभी थोड़ा बता देती हूँ। हाइड्रोजन जो है सिंबल पता है, एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर होता है किसके इक्वल, प्रोटॉन्स के इक्वल, तो प्रोटॉन भी ना 1 होंगे। न्यूट्रॉन्स नहीं होते, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1। और डिस्ट्रीब्यूशन 1 इलेक्ट्रॉन है, 4 शेल की बात हो रही है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में आएगा, मतलब के शेल में आएगा। और मैंने बताया था अगर 1 2 3 4 दिख जाए तो वैलेंसी कितनी होने वाली है, सेम नंबर को छाप दो, उन्होंने छाप दिया 1। आया समझ में, आया समझ में। हीलियम, हीलियम होता है 2, हीलियम He, एटॉमिक नंबर 2। जो एटॉमिक नंबर होगा बेटा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वही इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। याद रखना है, प्रोटॉन्स का नंबर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो सारी लाइन, ये आपको ये वाली लाइन, ये और इलेक्ट्रॉन्स ये सिमिलर ही मिलेंगे, 1 2 और ये थर्ड वाली, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सेम ही होगा। अभी ये है
इसका एटॉमिक नंबर है 2, तो इसके वैलेंस शेल में के शेल है, इसके पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। फिर मैम 2 होगा तो यहाँ पे तो 2 आना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? तो बेटा जो नोबल गैसेस है, ये जो अपने नोबल गैसेस है ये स्टेबल है, ये लास्ट में अरेंज करके रखे, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है ना। ये सब वैलेंसीज का चक्कर, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, ये सब क्यों है? ये क्यों करते हैं एटम्स? स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। किसके लिए? स्टेबल होने के लिए। बट हीलियम का ऑलरेडी स्ट्रक्चर कंप्लीटेड है, ये ड्यूप्लेट है, इसने ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रखा है। स्टेबल होना मतलब या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करना, स्टेबल होना मतलब क्या? स्टेबल होना मतलब या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करना या तो ऑक्टेट कंप्लीट होना, है ना। इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, एक्सेप्ट होंगे, शेयर नहीं, शेयरिंग भी होती है, ठीक है, वो भी अलग चीज है। इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, एक्सेप्ट होंगे, शेयर करेंगे, ये सब कुछ करते ही है स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया हीलियम का, तो यहाँ पे कुछ भी वैलेंसी नहीं आएगी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट केस है, इसकी वैलेंसी होगी 0। लिथियम का बता दूं, एटॉमिक नंबर 3 है, प्रोटॉन्स 3 होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होंगे, न्यूट्रॉन्स है बेटा 4 और डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3 है, तो फर्स्ट शेल में 2 फिर 1 हमने देख लिया है। अभी ये इसका वैलेंस शेल हो गया, 1 2 3 4 वाले नंबर है, 1 नंबर है, तो जितना 1 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में, वैलेंसी उसकी 1 होगी। आया समझ में? यहाँ पे एक स्पेशल केस देखो, वापस से यहाँ पे 0 आ रहा है, क्यों? 8 इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस शेल में, चाहिए ही नहीं, ना डोनेट करने ना लेने हैं, हम खुश है, हम स्टेबल है, नोबल गैसेस आर स्टेबल, वैलेंसी उनकी 0 होगी। क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ जी, देखो फिर आगे देखेंगे, या आप रेफर कर लेना टेक्स्ट बुक से, और नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सब मिल जाता है ना, आपको सब कुछ मिल जाता है। मास नंबर क्या है? मास नंबर जैसे हमने एटॉमिक नंबर को डिनोट किया था Z से, मास नंबर को हम डिनोट करते हैं A से। यस, A फॉर आनंदी मैम, A फॉर मास नंबर। इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमने बताया कि पूरा का पूरा जो एटम है, एटम का पूरा मास कहाँ पे प्रेजेंट है? इनटू द न्यूक्लियस, है ना। तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। टुगेदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। तो ये है पूरा का पूरा मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है एटम का? इनटू द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, कंट्रीब्यूट टू द मास ऑफ एन एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, है ना, इलेक्ट्रॉन के मास बेचारे उतना कुछ है नहीं, नेग्लिजिबल है, एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एटॉमिक मास। तो जब भी मास की बात हो दिमाग में क्लिक होना चाहिए न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब टुगेदरली कंसिडर करेंगे तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। भाई प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में, तो पूरा का पूरा मास कहाँ पे है? न्यूक्लियस में है। देख लो फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स है आपके, क्या है? कार्बन की बात करें तो मास नंबर ए है, कितना है? 12। कैसे पता चला? 6 प्रोटॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स में कितना मास है? 12, तो ये हो गया 12 डाल्टन। एल्यूमिनियम है, मास नंबर ए है 27, 13 प्रोटॉन्स है, 14 न्यूट्रॉन्स है, मास नंबर कितना? ए कितना हुआ? 27, ये डाल्टन है। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है। कैसे? सिंबल ऑफ एलिमेंट लिख दो। सिंबल किससे? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बन की, देखो कार्बन की बात करें, यहां पे लिखते हैं हम उसका कार्बन। एलिमेंट कौन सा है? सिंबल ऑफ एलिमेंट मतलब एक्स, कार्बन। एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। फिर आएगा A इक्वल्स टू 12, मास नंबर 12 है ना। मास नंबर कितना है कार्बन का? मास नंबर कितना है? A है 12। और
और मास नंबर लिख दिया, एटॉमिक नंबर कितना होगा, हाय हेलो लिटिल बेटी बिकेम चार्लीज, मतलब 6, कार्बन इज 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, तो लिख दिया। हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना है, इन दिस वे, ठीक है। कार्बन कोई भी सिंबल, उसके ऊपर उसका मास नंबर और नीचे उसका एटॉमिक नंबर, क्लियर है, क्लियर है, यस, ऐसे रिप्रेजेंट करते बेटा किसी भी एलिमेंट को। ओके, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आइसोटोप्स, दो कंसेप्ट्स है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, ठीक है। कौन से दो कंसेप्ट्स है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, हमें यही पढ़ना है, कहीं से तो आइसोटोन्स लेके मत आ जाना, होता है बट अभी नहीं पढ़ना है, अभी पढ़ने हैं आइसोटोप्स। क्या होते हैं आइसोटोप्स, देखो, isotopes are atoms of the same element that have the same atomic number but different mass number। हाँ मैम, ये भी पॉसिबल है कि एटॉमिक नंबर सेम हो और मास अलग अलग हो, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। किसके साथ, हाइड्रोजन को ही ले लो, अपना फर्स्ट वाला एलिमेंट, हाइड्रोजन का एग्जांपल लेंगे तो हाइड्रोजन जो है बेटा, उसके दो आइसोटोप्स प्रेजेंट है। फर्स्ट जो अपना नॉर्मल हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन, जितना बोलते हैं उतना, हाइड्रोजन प्रोटियम है ना, हाइड्रोजन 3 आइसोटोप्स, फर्स्ट इज प्रोटियम, मतलब जो अपना हाइड्रोजन हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, नेक्स्ट मतलब उसका मास नंबर होगा 1। हाइड्रोजन जो हम बोलते हैं ना जनरली कि इसका मास नंबर 1 है, तो वो वाला है प्रोटियम। अगर हम बात करें दूसरे की तो ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जो है उसका मास नंबर है बेटा 2, ड्यूटेरियम का मास नंबर कितना है 2। नेक्स्ट इज ट्रिटियम, ट्रिटियम मतलब T से रिप्रेजेंट करेंगे, मास नंबर इज 3, मतलब कि सेम ही तो एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, सेम है, बट क्या अलग है, इनका मास अलग है। एटॉमिक नंबर सेम है, मास अलग है। देखो यहाँ पे प्रोटियम है ना, एटॉमिक नंबर सबके सेम है 1 1 1, हम लोगों ने यहाँ पे बोला ना रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो एटॉमिक नंबर नीचे रिप्रेजेंट किया है, तो एटॉमिक नंबर सेम है और मास अलग अलग है, इसका 1 है हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम का मास 2 है और ट्रिटियम का मास 3 है, ठीक है। और आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स है, कार्बन के भी होते हैं, तो कार्बन के आइसोटोप्स और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, उनके प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगे, बट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप्स है, तो उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो सिमिलर होंगे। आइसोटोप्स डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू मास डिफरेंसेस, है ना, मास अलग अलग है तो भाई उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे, समझ में आया। तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, इनकेस आइसोटोप्स किसके हैं, सेम एलिमेंट के हैं तो ही, बट अगर अलग एलिमेंट का, कार्बन का एक आइसोटोप ले लिया C12 है ना, या फिर C13 ले लिया कार्बन का, और हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम ले लिया, तो इन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगे। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, आए समझ में, यस। सो नेक्स्ट इज बेटा, देखो एवरेज एटॉमिक मास। अभी एवरेज एटॉमिक मास ये भाई क्या कंसेप्ट है, हमने बताया कि अलग एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के अलग अलग मासेस हो सकते हैं, जैसे अभी हमने हाइड्रोजन का देखा ना, हाइड्रोजन का मास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, हाइड्रोजन प्रोटियम ड्यूटेरियम के फॉर्म में, ट्रिटियम के फॉर्म में भी है, तो हम कौन सा मास सिलेक्ट करेंगे, ट्रिटियम वाला या ड्यूटेरियम वाला। तो बेटा ना इसके साथ जाएंगे ना उसके साथ जाएंगे, हम करेंगे जुगाड़, एक प्रॉपर मतलब सबका एवरेज निकाल के एटॉमिक मास निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो किसी के फेवर में जाना ही नहीं है, हम किसी के भी फेवर में नहीं जाएंगे। क्या इंट्रोड्यूस हुआ कंसेप्ट, एवरेज एटॉमिक मास का। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द वेटेड एवरेज मास of all the atoms in a naturally occurring sample of that element। वो एलिमेंट के जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उन सबका वेट का एवरेज निकालेंगे तो हमें मिलेगा एवरेज एटॉमिक मास। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि फॉर एग्जांपल
हाइड्रोजन के मास एक m इक्वल्स टू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालो व्हेन दे आर प्रेजेंट इन सर्टेन रेशो। तो हम देखो फर्स्ट एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे हम बताते हो कैसे निकालते हैं। क्लोरीन occurs in nature in two isotopic forms with masses 35 डाल्टन 37 डाल्टन। ठीक है, एक का मास है 35 डाल्टन, एक का है 37 डाल्टन इन द रेशो 3:1। मतलब कि एक जो है वो 75% प्रेजेंट है और दूसरा जो है वो 25 प्रेजेंट है ना, 25% प्रेजेंट है। ये ऐसे होता है ना, एक है 75% प्रेजेंट, एक है 25% प्रेजेंट। व्हाट वुड बी, वी टेक द मास ऑफ एन क्लोरीन एटम। तो हम क्लोरीन एटम का क्या मास लेंगे, क्या मास लेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल है। 35 को मल्टीप्लाई करो, 75% है तो 75 अपॉन 100 प्लस दूसरा कितना है 37, तो 37 इंटू कितना 25%, मतलब 25 अपॉन 100 ये आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। अभी आप कैलकुलेट करना, मैं आपको बता रही हूँ क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है 35.5 डाल्टन। क्या होगा 35.5 डाल्टन, ये है क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 डाल्टन। कैलकुलेशन करना आता है ना, इधर कैंसिलेशन करना, फिर जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएंगे, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का जो भी कैंसिलेशन करके आंसर आया उनको ऐड करना, तो आपको मिलेगा 35.5 डाल्टन। क्लियर, ऐसे निकालते बेटा हम एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, नेक्स्ट देखो एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। अगर आइसोटोप्स है तो क्यों है, उनके क्या एप्लीकेशंस है, क्या काम का, कहां पे हम यूज कर सकते हैं। सो इन एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, है ना, ऐसा तो नहीं है सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, कार्बन के है, यूरेनियम के है, क्लोरीन के है, बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। तो ये यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जहां पे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, जहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, हम लोग यूरेनियम को यूज करते हैं एज अ फ्यूल। उसके जो आइसोटोप है, उसकी जो एनर्जी निकलती है फॉर्मेशन में, उस एनर्जी को यूज करते हैं as a fuel in nuclear reactors. An isotope of cobalt is used in the treatment of cancer. कैंसर की ट्रीटमेंट में बेटा कोबाल्ट का एक आइसोटोप है, वो यूज होता है। An isotope of iodine is used in the treatment of goiter. goiter होता है गले में, तो वहां पे जो ट्रीटमेंट होती है goiter के लिए, तब यूज करते हैं हम आइसोटोप किसका, आयोडीन का। यस, next and the last concept is of isobars. isobars क्या होता है ये, मैम नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइसोबार्स, है ना। होता क्या है देखो, आइसोबार्स आर एटम्स of different elements that have different atomic number but same mass number. आइसोटोप में क्या था, डिफरेंट, यहाँ पे देखो आइसोटोप में क्या था, हमने अभी पढ़ाया मैंने, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ये इधर एग्जैक्टली उसका उल्टा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर। क्या है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम मास नंबर, अगर ये होगा तो इसे हम बोलते हैं आइसोबार्स। फॉर एग्जांपल एर्गोन और कैल्शियम का आइसोबार दिया है, यहाँ पे कैल्शियम के पास है 20 प्रोटॉन्स, आर्गन के पास है 18 प्रोटॉन्स, 18 आर्गन के पास है, 20 कैल्शियम के पास है क्या, प्रोटॉन्स। बोथ हैव मास नंबर 40, मास नंबर उनका फिर भी क्या है 40, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इसके पास एर्गोन के पास है 22 न्यूट्रॉन्स, और मास नंबर मतलब क्या, इनका एडिशन, इनका जब ऐड करेंगे 8 9 10 प्लस ये आ जाएगा क्या 40, तो ये दोनों का मास नंबर कितना है 40, यहाँ पे 20 प्लस 20 40, 18 प्लस 22 40, है ना। तो मतलब इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, एटॉमिक नंबर कैल्शियम और आर्गन का अलग अलग है, बट उनका मास क्या है, दोनों का मास क्या है, सेम है। मतलब ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोबार्स, ये दोनों क्या है आइसोबार्स। यस, आइसोबार्स बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट की बात हो रही है ऑब्वियसली।
their chemical properties differ because they have different atomic number and electron arrangement, है ना। एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट है और उनके इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट भी तो अलग अलग होंगे। ऐसा किसने बोला कि इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट सेम है ना। इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट भी अलग है। यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट भी अलग अलग है। तो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट अलग है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगे दोनों के। ऑल राइट, दे हैव द सेम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो इनके न्यूक्लियॉन्स तो सेम है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये सेम है, लीडिंग टू द सेम मास नंबर। क्यों ना मास नंबर उनका सेम है, न्यूक्लियॉन का काउंट जो आ रहा है वो सेम है। इसके केस में भी 40, इसके केस में भी 40, 40-40 दोनों का, है ना। 50-50 नहीं, 40-40 है दोनों का। मतलब ये क्या है, आइसोबार्स है। कंफ्यूज नहीं होना है आइसोटोप्स और आइसोबार्स में, ठीक है बेटा। ऑलराइट, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, फंडे क्लियर है ना। फंडे क्लियर है क्या। सिंपल सा है ना चैप्टर। किसकी स्टोरी खत्म होती है, यहीं पे होती है अपने एटम की स्टोरी खत्म। स्टोरी समाप्त हुई, हैप्पी एंडिंग हो गई। एटम को उसका स्ट्रक्चर पता चल गया, हमें उसका स्ट्रक्चर अभी पता चल गया, पता है उसके बारे में हमने चीजें पढ़ ली। तो यस, अभी एक और डाउट बच्चों को आता है कि मैम इतना था ना, हमने लिखा नहीं है, इसके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे। तो इसके नोट्स मिलेंगे बेटा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। एरीज एड्यू अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे। और ये सारी चीजें ये सब सेव करके रखना, ये मटेरियल बाद में भी काम आएगा रेफरेंस के लिए। जब आपके 10th में जाओगे कुछ कंसेप्ट होंगे रेफर करने होंगे तो इधर से काम आ जाएंगे। 10th के लेक्चर्स अभी आपका 9th अभी खत्म ही होने वाला है ना, अभी 9th खत्म होने वाला है, 10th स्टार्ट होगा। सीरियस हो जाओ, 10th का मटेरियल ऑलरेडी सब प्रोवाइडेड है। जब भी वेकेशंस मिले थोड़ा ब्रेक ले लो, एंजॉय कर लो, उसके बाद फटाफट लग जाना है पढ़ाई पे, ठीक है। सो 9th इसी चैप्टर को एंड करते हैं, इसी के साथ लेक्चर को भी एंड करते हैं। कुछ भी डाउट्स होंगे, कुछ भी क्वेरी होगी, कुछ भी कांटेक्ट करना होगा भाई यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज, एज योर मेंटर, एज योर फ्रेंड, ठीक है, एज योर एजुकेटर। सो यस, इसी के साथ हम लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा एंड यस, क्या याद रखना है, कीप स्टडिंग।